हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग केयर सर्विसेज में। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1, जो कि लाइव क्लासेज के माध्यम से हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज जो है ऑफलाइन क्लासेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पार्ट 1 का था वीडियो, उसमें हम लोग पढ़े थे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़े थे। देखिए, महिला पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे महिला जनन तंत्र, उसके बाद पढ़े थे पुरुष जनन तंत्र। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्तन ग्रंथियाँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्तन ग्रंथि वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग यौनारंभ पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग ये जितना भी टॉपिक है इसका MCQ करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है स्तन ग्रंथियाँ। देखिए, सबसे पहले जानेंगे स्तन ग्रंथियाँ हैं क्या। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे स्तन ग्रंथियाँ की संरचना एवं कार्य, यानी मेमरी ग्लैंड्स, उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या है। देखिए, स्तन ग्रंथियाँ रूपांतरित स्वीत ग्रंथियाँ यानी मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स हैं। इसके बाद वे सभी स्तनधारी यानी मैमल्स प्राणियों की विशेषता है। उसके बाद देखिए, थर्ड है महिलाओं में यह कार्यात्मक यानी फंक्शनल होता है। जो फीमेल होती है उसमें जो मेमरी ग्लैंड्स होता है वो फंक्शनल होता है। उसके बाद जबकि ये पुरुष में अवशेषी यानी रेडिमेंट्री होता है, यानी पुरुष में इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, यह एक अवशेषी अंग है। इसके बाद देखिए, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, बाह्य संरचना यानी जो स्तन ग्रंथि होता है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो देखिए, सबसे पहले होता है निप्पल, यानी स्तन के केंद्र में स्थित एक उभरा हुआ भाग जहां से दूध बाहर निकलता है, उसको हम लोग निप्पल बोलते हैं। उसके बाद देखिए, सेकंड है एरियोला। निप्पल के चारों ओर एक गहरा रंजित पिगमेंट यानी पिगमेंटेड गोलाकार क्षेत्र होता है। इसमें एरियोलर ग्रंथियां होती हैं जो चिकनाई बनाए रखती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा। देखिए, आगे है आंतरिक संरचना। हम लोग बाहरी संरचना को देख लिए, अब हम लोग थोड़ा सा आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, आंतरिक संरचना क्या होता है, यानी इंटरनल एनाटॉमी। देखिए, शिक्षण के दौरान इसे एक प्रवाह चार्ट यानी फ्लो चार्ट के रूप में समझना सबसे आसान माना जाता है। जैसे स्तन ग्रंथि का ऊतक यानी ग्लैंडुलर टिश्यू निम्नलिखित भागों में विभाजित होता है। जैसे कि देखिए, कौन कौन सा टिश्यू है। तो देखिए, सबसे पहला है स्तन पालियाँ यानी मेमरी लोब्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो मेमरी लोब्स होता है, प्रत्येक स्तन में 15-20 स्तन पालियाँ होती हैं, यानी मेमरी लोब्स की संख्या प्रत्येक स्तन में कितना होता है, तो 15 से 20 होता है। उसके बाद देखिए, सेकंड पॉइंट हम लोग समझेंगे कूपी क्या यानी एल्बियोली क्या होता है। तो देखिए, यानी पालियों के अंदर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, उसी को हम लोग एल्बियोली के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूध का निर्माण इन्हीं कोशिकाओं में होता है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि दूध का निर्माण कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो आंसर टिक आउट करना पड़ेगा, एल्बियोली कोशिकाओं में दूध का निर्माण होता है। आगे देखिए, आगे थोड़ा हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, आगे है स्तन ग्रंथियां, स्तन नलिकाएं यानी मेमरी ट्यूब्यूल्स। देखिए, एल्बियोली से दूध इन छोटी नलिकाओं में जाता है। एल्बियोली में क्या होता है, दूध बनता है, उसके बाद इन छोटी नलिकाओं से होते हुए आगे बढ़ता है। उसके बाद देखिए, अगला पॉइंट है स्तन वाहिनी यानी मेमरी डक्ट। देखिए, मेमरी डक्ट का फंक्शन क्या होता है, तो कई नलिकाएं मिलकर
वाहिनी बनाती हैं, यानी बहुत सारे ट्यूबुल्स मिल करके डक्ट बनाती हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रोसेस क्या है, तो देखिए अगला प्रोसेस है स्तन तुम्बिका यानी मेमरी एम्पुला। देखिए मेमरी एम्पुला का फंक्शन क्या होता है, तो वाहिनिकाओं का चौड़ा हिस्सा जहाँ पे दूध अस्थायी रूप से जमा होता है, यानी दूध जहाँ पे अशोर होता है उसी को हम लोग मेमरी एम्पुला के नाम से जानते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे देखेंगे। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि दूध वाहिनी यानी लैक्टिफेरस डक्ट जो होता है, अंत में दूध इन्हीं नलियों के माध्यम से निप्पल से बाहर निकलता है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि दूध जो है किन नलियों से होकर के निप्पल के थ्रू बाहर निकलता है, तो क्या आंसर टिक आउट करना पड़ेगा, लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा अंत में दूध क्या करता है, इन्हीं नालियों से होते हुए निप्पल से बाहर निकलता है। इसके बाद देखिए हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद देखिए अगला कॉन्सेप्ट है दूध के मार्ग का फ्लो चार्ट यानी द मिल्क वे, मिल्क पथवे। देखिए सबसे पहले जो दूध होता है एल्वियोली यानी निर्माण जो होता है एल्वियोली में होता है। उसके बाद वो दूध ट्यूबुल्स में जाता है, ट्यूबुल्स के बाद वो डक्ट से होते हुए एम्पुला में जाकर के स्टोर होता है, फिर वो लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए निपल के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। ये आपको फ्लो चार्ट याद करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए अगला है हार्मोनल नियंत्रण यानी हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है। तो देखिए समझेंगे हम लोग स्तन ग्रंथियों का विकास और कार्य मुख्य रूप से दो हार्मोनों पर निर्भर करता है, यानी जो स्तन ग्रंथि है उसका विकास और उसका जो कार्य है वो दो हार्मोन पे डिपेंड करता है। अब देखिए दोनों हार्मोन कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला जो हार्मोन है वह है प्रोलैक्टिन, उसके बाद सेकंड जो है ऑक्सीटोसिन। अब देखिए प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसका फंक्शन क्या क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिए जो प्रोलैक्टिन होता है यह दूध के निर्माण यानी प्रोडक्शन को प्रेरित करता है। उसके बाद जो सेकंड है ऑक्सीटोसिन, इसे मिल्क इंजेक्शन हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो दूध को बाहर निकालने में मदद करता है। यानी जो फर्स्ट है प्रोलैक्टिन वह दूध के प्रोडक्शन में फंक्शन करता है। उसके बाद जो ऑक्सीटोसिन है उसे मिल्क इंजेक्शन हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो कि दूध को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा। देखिए कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, ठीक है, यानी कोलेस्ट्रॉम क्या है इसके बारे में थोड़ा पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। देखिए प्रसव यानी डिलीवरी के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक निकलने वाले गाढ़े पीले दूध को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, यानी डिलीवरी के पश्चात जो स्तन से गाढ़े पीले रंग का स्टार्टिंग पीरियड में जो दूध स्राव होता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। देखिए जो कोलेस्ट्रॉम होता है उसमें IgA एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में होती है, जो नवजात शिशु को बीमारी से लड़ने की शक्ति, यानी जो नवजात शिशु होता है उसको इम्यूनिटी प्रदान करती है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। देखिए सेकेंड टॉपिक हमारा स्तन ग्रंथि समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे प्यूबर्टी क्या है, ठीक है। देखिए प्यूबर्टी क्या है, यानी व्हाट इज प्यूबर्टी। यह मानव विकास की वह अवधि है जब अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है हार्मोन का स्राव शुरू करने लगती है। देखिए जिससे प्राथमिक और माध्यमिक यौन लक्षण यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरीज का विकास होता है। देखिए अब इसमें हम लोग समझेंगे कि जो प्यूबर्टी है यह लड़कों में किस अवधि में स्टार्ट होती है और लड़कियों में किस अवधि में स्टार्ट होती है। तो देखिए
प्यूबर्टी जो है लड़कियों में वायु सीमा इसकी सामान्यतः 8 से 13 वर्ष होती है, वहीं इसकी वायु सीमा जो लड़कों में है सामान्यतः 9 से 14 वर्ष होती है। इसके बाद देखिए हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। हार्मोनल परिवर्तन। देखिए हार्मोनल परिवर्तन में क्या है, यानी द बायोलॉजिकल ड्राइवर। तो इसमें देखिए पढ़ना है प्यूबर्टी की शुरुआत मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस, यानी मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ से प्यूबर्टी की शुरुआत होती है। इसके बाद देखिए इसी में और पॉइंट्स हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन छोड़ता है। यह यह प्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिससे एलिच तथा FSH हार्मोन निकलते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड है, यह हार्मोन जननांगों यानी गोनोड्स को सक्रिय करते हैं। इसके बाद आगे थोड़ा देखेंगे। देखिए लड़कों में वृषण यानी टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। उसके बाद लड़कियों में जो है अंडाशय यानी ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। देन आगे बढ़ेंगे। देखिए लड़कों में प्यूबर्टी के लक्षण यानी चेंजेस इन बॉयज। देखिए अंडकोश और वृषण का विकास यह सबसे पहला लक्षण होता है, यानी बॉयज में जो पहला लक्षण होता है प्यूबर्टी का वो होता है अंडकोश और वृषण का विकास होना। उसके बाद देखिए सेकंड जो लक्षण है, आवाज़ में भारीपन आना तथा स्वर्ण यंत्र जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं उसकी साइज में बढ़ोतरी होना। जो लैरिंग्स है उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे, बालों की वृद्धि, चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकल आते हैं, बगल तथा प्यूबिक क्षेत्र में बाल निकल आते हैं। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे शारीरिक बनावट, यानी शारीरिक बनावट जैसे कि कंधों का चौड़ा हो जाना, मांसपेशियों का विकास हो जाता है, शुक्राणु उत्पादन यानी स्पर्म प्रोडक्शन, स्वप्न दोष आने लगते हैं, वेट ड्रीम्स या वीर्यपात की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट्स है लड़कियों में प्यूबर्टी के लक्षण। जिस तरह से हम लोग लड़कों में प्यूबर्टी के लक्षण पढ़े हैं उसी तरह से लड़कियों में प्यूबर्टी के लक्षण को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। लड़कियों में प्यूबर्टी के लक्षण, चेंजेस इन गर्ल्स। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि स्तन विकास जिसको हम लोग थेलार्च के नाम से जानते हैं। देखिए थेलार्च होता क्या है, यह अक्सर प्यूबर्टी का पहला संकेत होता है जो कि लड़कियों में देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए सेकंड है, प्यूबिक और बगल के बाल निकल आते हैं, शरीर के विशिष्ट हिस्सों पर बाल की वृद्धि होने लगती है। इसके बाद देखिए क्या होता है, शारीरिक बनावट यानी कुल्लो, हिप्स का चौड़ा होना और शरीर में वसा का जमाव होने लगता है। उसके बाद मानसिक धर्म जिसको हम लोग मेनार्च बोलते हैं, यानी प्यूबर्टी के अंत में मानसिक धर्म या पीरियड्स की शुरुआत जो कि प्रजनन क्षमता का एक संकेत होता है। यानी मानसिक धर्म यानी मेनार्च जो है प्यूबर्टी के लास्ट टाइम में यह पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए फोटोज के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे लड़कियों में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्यूबर्टी के समय में दिखाई देते हैं। जैसे कि हार्मोन्स का स्राव होने लगता है, पीरियड्स आने लगते हैं प्यूबर्टी के लास्ट टाइम में। उसके बाद स्किन पे एक्ने यानी फेस पे एक्ने आने लगते हैं, हेयर लॉस होने लगता है यानी बाल गिरने लगते हैं। आगे पढ़ेंगे। देखिए मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन यानी फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो देखिए मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन में जैसे प्यूबर्टी केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होती हैं। जैसे मूड स्विंग्स, हार्मोन का उतार चढ़ाव होने के कारण चिड़चिड़ापन या उदासी छाया रहता है। इसके बाद देखिए आत्मचेतना यानी सेल्फ
कंसिओसनेसिस यानी कंसिओसनेस, अपने शरीर के प्रति अधिक जागरूकता होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, यौन भावनाओं का विकास हो जाता है। आगे देखेंगे, देखिए प्यूबर्टी के चरण क्या है? तो देखिए प्यूबर्टी का जो चरण है टेनर स्टेज यानी टेनर स्टेज के माध्यम से मेजर किया जाता है। अब देखिए टेनर स्टेज है क्या, किस चीज़ को मेजर करता है? तो देखिए नर्सिंग में विकास को मापने के लिए टेनर स्केल का उपयोग किया जाता है। जो स्टेज यानी बचपन का जो पहला स्टेज होता है से लेकर के स्टेज 5 यानी पूर्ण वयस्क तक विकास को वर्गीकृत करता है यानी क्लासीफाई करता है। आगे देखेंगे, देखिए मानव प्रजनन प्रणाली यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम लोग ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एमसीक्यू। तो देखिए क्वेश्चन है मानव प्रजनन प्रणाली यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो देखिए इसका ऑप्शन है पहला गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियम ट्यूब या फिर योनि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी फैलोपियम ट्यूब। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, वृषण यानी टेस्टिस में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जिम्मेवार मुख्य हार्मोन कौन सा होता है? तो देखिए ऑप्शन है एस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड है टेस्टोस्टेरोन, फोर्थ है इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए स्तन ग्रंथियों यानी जो मेमरी ग्लैंड्स होता है में दूध निर्माण यानी प्रोडक्शन को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वह स्तन ग्रंथि में यानी जो दूध के निर्माण यानी प्रोडक्शन का है उसे उत्तेजित करता है। आगे देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, मानसिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडाशय से अंडे का बाहर निकलना यानी जो ओव्यूलेशन होता है वह किस दिन होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है यानी पहले से लेके 5वें दिन, सेकंड है 28वें दिन, थर्ड है 14वें दिन तथा फोर्थ है 20वें दिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 14वें दिन जो ओव्यूलेशन होता है वह संपन्न होता है। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय की उस परत का नाम बताइए जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण और आधार प्रदान करती है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और एक्टोडर्म। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी एंडोमेट्रियम, जो कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण और आधार प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के समय गर्भावस्था में संकुचन यानी यूट्रस में कॉन्ट्रिक्शन जो है पैदा करने वाले बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, उसके बाद प्रोलैक्टिन और ग्लूकागन।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी ऑक्सीटोसिन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी लार्जेस्ट सेल जो है वो कौन सी है? ऑप्शन सुनिए, शुक्राणु यानी स्पर्म, सेकंड है तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स, थर्ड है अंडाणु यानी ओवम, फोर्थ है श्वेत रक्त कोशिका यानी व्हाइट ब्लड सेल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर टिक आउट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी अंडाणु। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्यूबर्टी यानी यौनारंभ के दौरान लड़कियों में होने वाला सबसे पहला शारीरिक बदलाव सामान्यतः क्या देखा जाता है? तो ऑप्शन सुनिए, कद का बढ़ना, स्तन का विकास यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट, थर्ड है आवाज का भारी होना, फोर्थ है चेहरे पर बाल आना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी स्तन का विकास। ब्रेस्ट डेवलपमेंट लड़कियों में सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स दिखा जाता है, जो कि प्यूबर्टी के स्टार्टिंग ही लक्षण होते हैं। कद का बढ़ना बॉयज में होता है, आवाज़ का भारी होना ये भी बॉयज का साइन एंड सिम्टम्स है। उसके बाद फोर्थ है चेहरे पर बाल आना, जो कि लड़कों के चेहरे पे बाल आते हैं। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में? तो इसका ऑप्शन सुनिए, IgG, उसके बाद सेकंड है IgM, थर्ड है IgA, फोर्थ है IgE। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी IgA। इसके बाद देखिए अगला हम लोग देखेंगे। देखिए पहला टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु यानी जो स्पर्म है अस्थायी रूप से कहाँ परिपक्व यानी कहाँ पे मेच्योर हो और संचित होता है? तो ऑप्शन सुनिए, वृषण कोश, सेकंड है अधिवृषण, थर्ड है शुक्रवाहिका, फोर्थ है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी अधिवृषण, जिसको इपियोडिडाइमिस कहते हैं। आगे देखिए आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड जो हमारा टॉपिक था यानी मेमरी ग्लैंड्स, इसके MCQ हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, स्तन ग्रंथियां यानी मेमरी ग्लैंड्स जो है शरीर की किस ग्रंथि का रूपांतरित यानी मॉडिफाइड रूप है? ऑप्शन सुनिए, पहला है थायराइड ग्रंथि, सेकेंड है श्वेत ग्रंथि, थर्ड है लार ग्रंथि, फोर्थ है अधिवृक्क ग्रंथि। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी श्वेत ग्रंथि का मॉडिफाइड रूप है। आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, एक परिपक्व महिला में के प्रत्येक स्तन में कितनी मेमरी लोब्स यानी मेमरी लोब्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है, पहला 5 से 10, सेकेंड है 15 से 20, थर्ड है 30 से 40, फोर्थ है 50 से 60। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 15 से 20 लोब्स होते हैं स्तन के एक स्तन में। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, स्तन ग्रंथि के किस भाग में दूध का वास्तविक निर्माण यानी प्रोडक्शन होता है? ऑप्शन है लैक्टिफेरस डक्ट, सेकेंड है एम्पुला, थर्ड है कुपिका, फोर्थ है एरियोला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एम्पुला वाले भाग में दूध का प्रोडक्शन होता है। आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स यानी मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है? तो ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी जो ऑक्सीटोसिन होता है मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स
के लिए जिम्मेवार होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, यानी स्तन के निप्पल के चारों ओर गहरे रंग के गोलाकार क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सुनिए, एरियोला, लोब्यूल्स, एम्पुला, डक्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी जो निप्पल के चारों ओर गहरे रंग के गोलाकार क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग एरियोला के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए प्रसव के बाद शुरुआती दिनों में स्रावित होने वाले गाढ़े पीले दूध यानी जिसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, उसमें कौन सी एंटीबॉडी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ऑप्शन सुनिए, IgG, उसके बाद सेकंड है IgE, थर्ड है IgA, फोर्थ है IgA। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी IgA जो होता है वह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, यानी दूध का अस्थायी रूप से संचय यानी स्टोरेज जो होता है स्तन के कौन से चौड़े भाग में होता है? तो ऑप्शन है मेमरी ट्यूबल्स, सेकंड है लैक्टिफेरस डक्ट, थर्ड है मेमरी एम्पुला, फोर्थ है निप्पल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी मेमरी एम्पुला में दूध का स्टोरेज होता है। आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है स्तन ग्रंथियों के विकास यानी डेवलपमेंट के लिए कौन सा मुख्य हार्मोन जिम्मेवार होता है? तो ऑप्शन है एस्ट्रोजन, सेकंड है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, थर्ड है थायरॉक्सिन, फोर्थ है ग्लूकागन। तीसरा सही उत्तर क्या होगा? तीसरा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी जो स्तन ग्रंथियों के डेवलपमेंट में मुख्य हार्मोन जिम्मेवार होता है वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है प्रोलैक्टिन लैक्टिफेरस डक्ट, यानी लैक्टिफेरस जो डक्ट होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन है दूध बनाना, वसा जमा करना, दूध को निप्पल तक पहुंचाना, हार्मोन स्रावित करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी दूध को निप्पल तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो लैक्टिफेरस डक्ट करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है स्तन ग्रंथियों में मौजूद वह ऊतक जो स्तन के आकार यानी साइज को मुख्य रूप से निर्धारित करता है कौन सा ग्लैंड्स है? तो देखिए ग्रंथि ऊतक, संयोजी ऊतक, वसायुक्त ऊतक यानी एडिपोज, या फिर फैटी टिश्यू, या फिर पेशी ऊतक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी वसायुक्त ऊतक या फिर फैटी टिश्यू। आगे देखेंगे। देखिए अगला जो है प्यूबर्टी यानी यौना आरंभ। हमारा जो सेकंड टॉपिक था स्तन ग्रंथि उसका भी हम लोग MCQ देख लिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक है यौना आरंभ, इसका हम लोग MCQ अब करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, प्यूबर्टी की शुरुआती के लिए मस्तिष्क का कौन सा जो हिस्सा होता है मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है? तो ऑप्शन पहला है सेरिब्रम, सेकंड है हाइपोथैलेमस, थर्ड है सेरिबेलम, फोर्थ है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट्स होता है प्यूबर्टी के शुरुआती के लिए मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस पार्ट्स होता है वो जिम्मेवार होता है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्यूबर्टी के दौरान कौन सा हार्मोन मास्टर ग्लैंड यानी प्यूबिट्री को सक्रिय यानी एक्टिव करता है? तो ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड है GnRH, थर्ड है थायरॉक्सिन, फोर्थ है एड्रीनालिन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी GnRH। इसके बाद आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए लड़कियों में प्यूबर्टी का सबसे पहला दिखाई देने वाला शारीरिक लक्षण सामान्यतः क्या होता है? तो ऑप्शन सुनिए, मानसिक धर्म जिसको मेनार्स बोलते हैं, सेकंड है स्तन विकास, थिलार्स बोलते हैं, थर्ड है आवाज का भारी होना, फोर्थ है चेहरे पर बाल आना। तो देखिए
जो लड़कियों में प्यूबर्टी का पहला लक्षण देखा जाता है, शारीरिक लक्षण, वो है स्तनों का विकास यानी थेलार्ज। आगे देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, लड़कों में प्यूबर्टी के दौरान आवाज का भारी होना डिपेंडिंग ऑफ वॉइस किस अंग की वृद्धि के कारण होता है? तो ऑप्शन है ग्रसनी, सेकंड है श्वसन यंत्र यानी लैरिंग्स, थर्ड है श्वास नली, फोर्थ है फेफड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी श्वसन यंत्र। लैरिंग्स की जो साइज है उसमें परिवर्तन हो जाता है, साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लड़कों का जो आवाज है वो भारी हो जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, मेनार्चे शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए ऑप्शन है स्तन का विकास की शुरुआत होना, पहली बार मासिक धर्म यानी पीरियड का आना, मासिक धर्म का अस्थायी रूप से रुकना, लंबाई का बढ़ना रुक जाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी पहली बार मासिक धर्म का आना। आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, लड़कों में प्यूबर्टी के लिए जिम्मेवार मुख्य हार्मोन यानी मेल हार्मोन कौन सा होता है? तो ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थर्ड है टेस्टोस्टेरोन, फोर्थ है प्रोलैक्टिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी टेस्टोस्टेरोन जो होता है लड़कों में प्यूबर्टी के लिए जिम्मेवार मुख्य मेल हार्मोन होता है। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्यूबर्टी के दौरान पसीने और तेल ग्रंथियां के अधिक सक्रिय होने से कौन सा सामान्य समस्या होती है? तो ऑप्शन है बुखार, मुहासे, एक्ने एवं पिंपल्स, बालों का झड़ना, दृष्टि दोष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी एक्ने और पिंपल्स चेहरे पे दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन मुख्य रूप से कहाँ स्रावित होता है? तो देखिए ऑप्शन है वृषण यानी टेस्टिस, सेकंड है अंडाशय ओवरी, थर्ड है अग्नाशय, फोर्थ है थायराइड। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी अंडाशय में। इसके बाद अगला देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, टेनर स्केल। देखिए टेनर स्केल के बारे में हम लोग पढ़े थे। टेनर स्केल जो होता है इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है बुद्धि, सेकंड है शारीरिक विकास और प्यूबर्टी, थर्ड है रक्तचाप, फोर्थ है दृष्टि की तीव्रता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यानी शारीरिक विकास और प्यूबर्टी के चरण को मेजर करता है कौन? टेनर स्केल। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्यूबर्टी के दौरान होने वाले तेजी से शारीरिक विकास यानी ग्रोथ स्पोर्ट्स जो है के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑप्शन है मेलेनिन, सेकंड है ग्रोथ हार्मोन, थर्ड है कोर्टिसोल, फोर्थ है ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी ग्रोथ हार्मोन है जो कि प्यूबर्टी के दौरान होने वाली तेजी से शारीरिक विकास के लिए सहायक होता है। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। अगर पार्ट 1 वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर अपलोड है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि न्यू अपडेट आप पे के पास सबसे पहले चला जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।